जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्राइम क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले की वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से संकेत सर ने आपको बताया था कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल के बनने की जो पूरी प्रक्रिया थी, प्रोसेस थी, वो समझा। फिर हमने ये भी देखा कि किस तरीके से इन स्कूल का उद्देश्य है आपके बच्चे को डिफेंस सर्विसेज के लिए तैयार करना। आगे चल के आपका बच्चा ऑफिसर बनता है, एक अच्छा उसको पढ़ने का मौका मिलता है, अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड होता है इन स्कूल्स के अंदर। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम क्या देखने वाले हैं कि सैनिक और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि जब आप अपने बच्चे का यहाँ पे एग्जाम करवाते हो या आपको पता होता है कि कैसा सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, तो आप मिसगाइड नहीं होते, काफी सही तरीके से चीजें क्रिस्टल क्लियर होती है। तो अच्छे से इस वीडियो को देखिएगा, और अगर आपको इससे कुछ इन्फॉर्मेशन एड ऑन होती है, चीजें मालूम चलती है, तो इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं, जैसा अभी लास्ट वीडियो में हमने देखा कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल 5 ही है भारत के अंदर। और सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में आपके जो डिफेंस पर्सनल्स होते हैं उनके बच्चों को प्रेफरेंस ज्यादा मिल जाती थी। फिर आगे चल के हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर वी के कृष्णन मेनन ने, उनके नेतृत्व में भारत के अंदर सैनिक स्कूल की भी स्थापना करी गई, ताकि वो पेरेंट्स जो कि सिविलियन हैं उनके बच्चों को भी एक बेहतर स्कूल में पढ़ने का मौका मिले। तो उसी उद्देश्य से शुरू करे गए थे सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल की संख्या भारत में काफी ज्यादा है, 33 गवर्नमेंट है। इसके साथ सरकार का उद्देश्य है कि 100+ सैनिक स्कूल्स को और बनाया जाए। और कहीं ना कहीं सैनिक स्कूल ज्यादा होने की वजह से बच्चे के पास ज्यादा मौका भी होता है कि वो एडमिशन जो है वो इजिली सैनिक स्कूल में ले सकता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर काबिलियत है, चाहे आपका बच्चा, चाहे आप सिविलियन हो चाहे आप डिफेंस हो, आपके बच्चे के पास किस तरह का रिजर्वेशन है, कई बार वो भी मायने नहीं रखता। अगर उसकी तैयारी मजबूत है, उसको पूरी तरीके से गाइडेंस पता है, चीजें पता है कैसी करी जाती है, तो ये वीडियो आपको काफी मदद करेगी इस चीज को अच्छी तरीके से समझने में। तो अच्छे अच्छे से इस वीडियो को आइए कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीजें होती है। ठीक है, तो जैसा हमने पिछली वीडियो में बात करी दोस्तों कि यहाँ पे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की जो संख्या है वो भारत में 5 है। राइट, यहाँ पे 5 आपके राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल हैं। और सैनिक स्कूल जो कि गवर्नमेंट का टारगेट है 100+ सैनिक स्कूल बनाने का, जिसमें से अभी 50+ ऑलरेडी हो चुके हैं और इस पे लगातार काम चल रहा है। हर एक स्टेट के अंदर आपको ये देखने के लिए ऑलमोस्ट मिल जाते हैं, चाहे वो यूपी हो, एमपी हो, सभी के अंदर। ठीक है, इन स्कूल के अंदर अगर एक चीज कॉमन देखी जाए तो वो यही है कि मिलिट्री जो लाइफ है, जो मिलिट्री ऑफिसर जिस तरीके का कैडेट लाइफ जीते हैं, बिल्कुल वही लाइफ बच्चे को प्रोवाइड करी जाती है। हाईली प्रोफेशनल रेसिडेंशियल स्कूल्स होते हैं ये। यहाँ पे बोर्डिंग फैसिलिटी होती है, यानी कि आपका बच्चा जो है यहाँ पे रह के पढ़ाई करता है, यानी उसको यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी भी अच्छी खासी मिल जाती है। ठीक है, इसके साथ अगर हम देखें यहाँ पे कि जो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल का जो प्रोसेस है, एडमिशन प्रोसेस है, वो वैसे तो कई हद तक कॉमन ही है, क्योंकि दोनों में ही एंट्रेंस एग्जाम होता है। बट हाँ, ये चीज जरूर है कि दोनों में रिजर्वेशन क्राइटेरिया अलग अलग है। जी हाँ, बिल्कुल। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में जैसा कि डिफेंस पर्सनल्स के बच्चों के लिए ही खास डिजाइन करे गए थे, तो वहाँ पे डिसिप्लिन, और सैनिक स्कूल में जो डिसिप्लिन है, वहाँ पे तो हम देख ही रहे हैं कि भाई दोनों कॉमन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। वहाँ पे करिकुलम जो पढ़ाई का है वो सीबीएसई पैटर्न का है, बिल्कुल एक देखा जाए तो कॉमन गोल के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, रिजर्वेशन की अगर हम बात करेंगे तो वो क्वाइट डिफरेंट दोनों के अंदर हो जाता है। जैसे हम बात करते हैं इसके अंदर, एक चीज और भी है यहाँ पे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आपके राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ही आपके सैनिक स्कूल आते हैं। यानी कि ये दोनों के दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा संचालित स्कूल्स होते हैं, है ना। इनकी फंडिंग भी यहीं पे होती है। अगर गवर्नमेंट है तो पूरी फंडिंग वहाँ पे गवर्नमेंट ही करती है, और अगर प्राइवेट है तो उसमें कुछ भागीदारिता गवर्नमेंट की होती है, तो कुछ आपकी प्राइवेट की होती है। फुल्ली रेसिडेंशियल होते हैं, फुल्ली रेसिडेंशियल होते हैं, ये भी चीज है। यहाँ पे कंपटीशन क्योंकि ज्यादा होगा, उसका रीजन आपको समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ स्कूल्स कम है, सीट्स भी कम है, और ऊपर से यहाँ पे जो बच्चे हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो ज्यादा है। कहीं ना कहीं स्कूल कम होने की वजह से वो बच्चों में कंपटीशन काफी हाई हो जाता है, तो मेरिट्स भी यहाँ पे हाई रहती है। सैनिक स्कूल क्योंकि ज्यादा है संख्या में, तो वहां पे एडमिशन का जो चांस है वो थोड़ा सा रिलेटिवली इससे हायर है।
लेकिन हम देखेंगे किस तरीके से होता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले रिजर्वेशन के ऊपर फोकस करते हैं। रिजर्वेशन डेमोग्राफिक्स क्या क्या है, कि आप अगर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल या सैनिक स्कूल में अपने बच्चे को कराना चाहते हैं एडमिशन, तो आपको ये पता हो कि वहां पे रिजर्वेशन क्राइटेरिया कैसा रहता है। तो देखिए रिजर्वेशन में यहाँ पे 70% जो सीट्स होती है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के अंदर, वो रिजर्व होती हैं उन डिफेंस पर्सनल्स के लिए जो कि जूनियर कमीशन रैंक या फिर सीनियर कमीशन रैंक के ऑफिसर्स हैं। अब वेदर आप रिटायर हैं या फिर आप अभी सर्विस में हैं, लेकिन आपके बच्चे को यहाँ पे 70% रिजर्वेशन मिल जाता है। वेदर यू आर इन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, यहाँ पे 70% सीट्स रिजर्व होती हैं बच्चों के लिए फॉर डिफेंस पर्सनल्स। इसके साथ यहाँ पे जो नेक्स्ट जो चीज हो जाती है वो है 10%, जो टोटल सीट्स का जो 10% होता है वो गर्ल्स के लिए रिजर्व होती है, गर्ल्स के लिए रिजर्व होती है। और जो यहाँ पे 70% है, उस 70% के अंदर ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर है, ओबीसी के लिए यहाँ पे 27% जो है रिजर्वेशन होता है। एससी के लिए इन्हीं सीट्स का अगर हम निकालें तो 15% जो ऑफिशियल डेटा है हम उसी के ऊपर बात करेंगे। और एसटी के लिए यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 7.5% यहाँ पे रिजर्वेशन रहता है। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आपको बता दूं कि जो 50 सीट्स हैं, टोटल जितनी भी सीट्स आती हैं उसमें जो 50 सीट्स होती हैं वो उन मार्टियर्स, उन शहीदों के लिए, जैसे जो सोल्जर्स शहीद हो जाते हैं, किल्ड इन एक्शन जिसे हम कहते हैं, तो उनके बच्चों के लिए भी यहाँ पे 50 सीट्स जो रहती हैं वो रिजर्व करी जाती है। यानी वो डिफेंस पर्सनल जिनकी किसी हादसे में डेथ हो गई, शहीद हो गए, तो उनके बच्चों के लिए भी यहाँ पे 50 जो सीट्स होती है, 50% नहीं, यहाँ पे एक्चुअली 50 सीट्स होती हैं जो रिजर्व करी जाती है मार्टियर्स यानी शहीदों के बच्चों के लिए। ठीक है, यहाँ पे हो गया ये चीज। इसके साथ जब हम बात करते हैं सैनिक स्कूल की, ये सैनिक स्कूल के लिए है और ये राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के लिए है। तो आरएमएस में आप देख रहे हो यहाँ पे 70% जो रिजर्वेशन है वो जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स या सीनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स के लिए है। यानी डिफेंस के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन काफी ज्यादा है, मतलब डिफेंस पर्सनल के बच्चों को यहाँ ज्यादा मौका मिलता है। जब हम बात करते हैं सैनिक स्कूल की, तो सैनिक स्कूल के अंदर आप देखिए यहाँ पे 67% जो है वो होम स्टेट के लिए रिजर्व है। और एक चीज और भी है यहाँ पे, क्योंकि ये स्कूल बनाए इसलिए गए थे ताकि सिविलियंस के बच्चों को भी उसी तरह का इन्वायरमेंट, उसी तरह का पढ़ाई लिखाई, उसी तरह का मिलिट्री डिसिप्लिन जैसा एक बढ़िया जो प्लेटफॉर्म होता है वो प्रोवाइड हो। तो इसलिए यहाँ पे इन स्कूल को तैयार किया गया था। यहाँ पे 67 जो होती है परसेंट वो आपकी होम स्टेट्स की सीट्स होती है। 67% के साथ जो 33% होती है ये अदर स्टेट के लिए होती है। अब होम स्टेट से मतलब ये है कि भाई अगर एमपी के अंदर कोई सैनिक स्कूल है तो एमपी के जो बच्चे जो उसको फिल करेंगे फॉर्म को, जब वो एग्जाम देंगे तो उनको यहाँ प्रेफरेंस ज्यादा दी जाएगी। होम स्टेट के लिए इतनी सीट्स पे उनका कंपटीशन होगा और जो अदर स्टेट वाले बच्चे होंगे उनका 33% होगा। मतलब अपने स्टेट के अंदर तो 67% में बच्चा पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन दूसरे स्टेट के लिए जब आप फिल करवा रहे हो बच्चे को तो वहां आपका जो रिजर्वेशन है वो 33% हो जाता है। इसी 67% के अंदर यहाँ पे भी सेम रहेगा। जो नॉन क्रीमी लेयर है, नॉन क्रीमी से यहाँ मतलब ये है कि भाई यहाँ पे इधर बेसिकली नॉन क्रीमी होगा, यहाँ पे तो खैर डिफेंस पर्सनल्स के लिए ही बच्चों की बात हो रही थी। नॉन क्रीमी यहाँ पे वो होगा कि जैसे कि जो डिफेंस में नहीं है, जो डिफेंस में आपका जो बहुत मतलब आपका फोर्सेस के अंदर होते हैं, तो वहां उनके लिए ये छोड़ा गया है। ठीक है, ओबीसी के लिए 27%, एससी के लिए फिर देखिए यहाँ पे आप वही सेम 15% रहेगा और एसटी के लिए जो है वो आपका 7.5% यहाँ पे रहता है। इसी के साथ यहाँ पे भी जो टोटल सीट्स होती हैं वहाँ पे गर्ल्स के लिए 10% कोटा रिजर्व होता है दोनों ही जगह, चाहे आप बात कर लो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की, चाहे आप बात कर लो सैनिक स्कूल की, ताकि गर्ल्स का पार्टिसिपेशन भी ज्यादा हो, बच्चियों को भी पढ़ने का मौका मिले। अच्छा, समझ रहे हैं। इसके साथ यहाँ देखो एज का जो रहता है, एज का जो रहता है आपका, तो दोनों में 6 और 9 का एक बार एज क्राइटेरिया भी आप मैच कर लीजिए, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल कराएंगे तो आपके लिए ये जानना भी इम्पोर्टेंट है कि भाई बच्चे को फॉर्म फिल कराएं तो उसका एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। तो एज क्राइटेरिया की अगर बात करें 6 क्लास की, तो 1 अप्रैल 2015 से लेके, अभी लेटेस्ट है क्योंकि ये चेंज होता रहता है समय समय पे, तो ये 1 अप्रैल 2015 से लेके 31 मार्च 2017 के बीच में आना चाहिए। और अगर 9th क्लास के लिए बच्चा अपियर कर रहा है आपका,
तो 1 अप्रैल 2012 से लेके 31 मार्च 2014 के बीच में डेट आना चाहिए। अब ये कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत ये ऊपर नीचे करते रहते हैं डेट्स को, लेकिन आप अभी रिसेंट डेटा के हिसाब से ये लेके चल सकते हैं। अगर आप प्लान कर रहे हैं इस बार आपका बच्चे का फॉर्म भराना चाहते हैं तो ये 6 का हो गया, ये 9th का हो गया, एज एलिजिबिलिटी हो गई। फिर होता है आपका एग्जाम का पैटर्न। 200 नंबर का टोटल एग्जाम होता है यहाँ पे। ये क्लास 6 के लिए भी होता है और क्लास 9th के लिए भी 200 नंबर का ही होता है। क्योंकि हमारा फोकस अभी ये है कि हम आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का पूरा पैटर्न समझाएं, तो अभी हम उसी के ऊपर बात करते हुए चलेंगे। 200 नंबर के जो पैटर्न होता है पेपर का, उसमें मैथमेटिक्स आती है 50 नंबर की, रीजनिंग जो होती है तर्क शक्ति वो भी 50 की आती है, जीके भी आपकी 50 नंबर की आती है, और इंग्लिश भी यहाँ पे 50 की ही आती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि 50 नंबर की जो इंग्लिश आती है उसमें क्वालिफाई करना होता है। बस उसमें क्या करना होता है, क्वालिफाई करना होता है। यानी इंग्लिश यहाँ पे स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ क्लास 6 की। जब आप अपने बच्चे का फॉर्म, आपका बच्चा जिसका आप क्लास 6 के लिए पेपर दिलाना चाहते हैं, तो वहां पे जो आपके बच्चे की मेरिट होगी वो इंग्लिश के बेस पे नहीं बनेगी। इंग्लिश सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, यानी इंग्लिश में पास होना अनिवार्य है। 50 क्वेश्चन अगर हैं तो इसमें से बच्चे के 20 सही होना चाहिए, 20 उसके सही होना चाहिए, 20 उसके सही होना चाहिए एटलीस्ट। बाकी जो मेरिट बनती है वो 150 नंबर से बनती है, 150 नंबर से मेरिट बनती है, और मेरिट काफी अच्छी खासी जाती है। अब डिफेंस पर्सनल्स के बच्चों के लिए मेरिट कम रहती है, लेकिन जो सिविलियन जो बच्चे जो सिविलियन कैटेगरी से आते हैं उनके लिए मेरिट काफी ज्यादा रहती है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन नहीं होते, सिलेक्शन तो होते हैं मेहनत से। फिर इसके बाद क्लास 9th की बात करें तो यहाँ पे 200 मार्क्स का पेपर इधर भी है, यहाँ पे भी वही सेम आप देखिए, मैथ का 50 क्वेश्चन आता है। जीके जो है वो यहाँ पे 2 सेगमेंट में डिवाइड होता है, एक साइंस आती है, एक सोशल साइंस आती है। तो साइंस के 50 क्वेश्चन आते हैं, सोशल साइंस के 30 आते हैं। हिंदी यहाँ पे 20 नंबर की होती है, हिंदी भी इधर आती है। एक अंतर है यहाँ पे, जब 9th क्लास के लिए फॉर्म आप भरवा रहे हो तो वहां पे हिंदी यहाँ पे कंपलसरी है। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के अंदर हिंदी आती है, ये कंपलसरी सब्जेक्ट होता है यहाँ पे, और ये 20 नंबर का आता है। और इंग्लिश के लिए हम बात करें यहाँ पे तो ये 50 नंबर की आती है। तो इस तरीके से यहाँ पे भी 200 मार्क्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो मेरिट बनती है आपकी वो 200 नंबर से बनती है। 9th क्लास के लिए जो मेरिट बनती है वो 200 नंबर से बनती है। फिर वही सेम चीज है कि डिफेंस कैटेगरी से अगर बच्चा है तो उसको मार्क्स में काफी फायदा मिल जाता है, जो कट ऑफ रहती है वो भी कम जाती है। लेकिन सिविलियन से अगर बात करें, दोनों में ही कट ऑफ रिलेटिवली हायर रहती है, ज्यादा रहती है। इसके साथ नेक्स्ट जो सिलेक्शन प्रोसेस आगे का है वो यही है कि आपका एग्जाम फिक्स होता है यहाँ पे दिसंबर जो होता है, जो दिसंबर मंथ होता है उसमें एग्जाम कराया जाता है। रिटन एग्जाम होता है दिसंबर में। फिर मेरिट लिस्ट बनती है। मेरिट लिस्ट में एक मेल आ जाता है फोन के ऊपर कि भाई आपके बच्चे का क्वालिफाई हो गया है पेपर। अगर उसने मेरिट क्लियर कर ली है तो क्वालिफाई हो गया है। और क्वालिफाई होते ही फिर आगे जो प्रोसेस होता है वो होता है इंटरव्यू का। अब इंटरव्यू में भी यहाँ पे मार्क्स होते हैं। इंटरव्यू में जो मार्क्स होते हैं वो क्लास 6 के लिए, जो क्लास 6 के लिए आपका बच्चा इंटरव्यू देगा तो वहां उसको 20 नंबर का इंटरव्यू देना पड़ता है। और अगर क्लास 9th के लिए वो देगा, अगर वो क्लास 9th के लिए बच्चा दे रहा है इंटरव्यू, तो वहां पे इसके 50 नंबर होते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। एग्जाम क्लियर करने के बाद फिर इंटरव्यू भी होता है। बहुत थ्रोली तरीके से सिलेक्शन कराया जाता है। मतलब एक एक प्रोसेस होता है प्रॉपर, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है स्टेप 3 में, और फिर जाके फाइनल एडमिशन होता है। तो इतने चरणों से बच्चे को पास करना पड़ता है। ये तो हो गई बात सिलेक्शन की। अब बात कर लेते हैं मेन कि फीस का कैसा रहता है। आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आएगा कि बच्चे की फीस कितनी क्या रहती है। भाई सिलेक्शन समझ लिया है, हमने ये समझ लिया कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कितने हैं, सैनिक स्कूल कितने हैं, कौन सा स्कूल किसके लिए बेस्ट है। बेस्ट तो खैर दोनों ही अपने अपने आप में बढ़िया है, आप दोनों के लिए बच्चों को फिल करा सकते हैं फॉर्म। अब दोनों में फीस स्ट्रक्चर भी क्वाइट डिफरेंट है। ये एक अप्रोक्सीमेशन, एक अप्रोक्स वैल्यू हम बता रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि बिल्कुल एज इट इज ऐसी है, क्योंकि ये फ्लक्चुएट होती रहती है। जैसा बजट या जैसा भी देश के पास रिसोर्सेज होते हैं उसके हिसाब से ये चीजें करी जाती है। तो अभी एट प्रेजेंट एक अप्रोक्स हम डेटा आपको दे रहे हैं। 40 से 50 हजार जो है प्रति वर्ष यहाँ पे खर्च होता है फीस के तौर पे। हॉस्टल बोर्डिंग फैसिलिटीज होती है। यहाँ पे जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उनके लिए स्कॉलरशिप का भी प्रावधान होता है, तो स्कॉलरशिप से ये पैसा रिटर्न भी हो जाता है। जब बात करेंगे सैनिक स्कूल की, यहाँ पे फीस आपका ज्यादा रहता है।
यहाँ पे फीस ज़्यादा रहता है, बट हाँ दोनों में ही स्कॉलरशिप की सुविधा होती है। यहाँ पे देखिए कम होने का कम होने का रीज़न ये भी है क्योंकि ये हाईली सब्सिडाइज्ड होते हैं। इसको सरकार जो है वो फंडिंग करती है प्रॉपर तरीके से, है ना। यहाँ पे भी होती है बट यहाँ उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा, क्योंकि ये मिलिट्री पर्सनल्स के बच्चों के लिए डिज़ाइन करे गए, तो इधर थोड़ा फीस स्ट्रक्चर कम रहता है। लेकिन क्वालिटी में कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, क्वालिटी दोनों की बहुत ही टॉप लेवल की है। दोनों में ही बच्चों को आपको बहुत अच्छा पढ़ाने का मौका मिलता है। सीबीएसई पैटर्न की दोनों में पढ़ाई होती है। इस तरह का रूटीन रहता है जो कि शायद हम मतलब अपने बच्चों को देना चाहते हैं कि बिल्कुल ऐसा एकदम फिक्स रूटीन हो सारी चीज़ों का। सुबह उठ रहा है बच्चा, मॉर्निंग पीटी कर रहा है, परेड कर रहा है, प्रॉपर डिसिप्लिन, आपका टाइम का पंक्चुअलिटी, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। क्लास अगर एकेडमिक जो चल रही है क्लासेस, वो भी टाइम टू टाइम चल रही है। कब क्लास स्टार्ट हो रही है, कब खत्म हो रही है, फिर क्लास खत्म होने के बाद बच्चा जो है आपका स्पोर्ट एक्टिविटी भी कर रहा है। अब स्पोर्ट एक्टिविटी भी ऐसा नहीं है कि अनप्रोफेशनल है, बहुत प्रोफेशनल तरीके से खिलाते हैं। सैनिक राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में बच्चा अगर स्पोर्ट्स सीख रहा है तो वो नेशनल, स्टेट्स तक, इवन इंटरनेशनल तक भी पहुंच सकता है। ये भी एक बड़ा एक्सपोजर है जो कि बच्चों को मिल जाता है। शायद ये हम अचीव नहीं करा पाते हैं ऑर्डिनरी स्कूल में, या होता है तो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। सेल्फ स्टडी का टाइम अलग मिलता है, टाइम से सोने का। तो ये सब देखिए इन बीचों में एक सबसे बड़ा एडवांटेज है मोबाइल डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल डिस्ट्रैक्शन जो है वो यहाँ से निकल गया, बच्चे का निकल गया। आप देखिए इतना बिजी मतलब रूटीन करके रखा होता है, ये चीज़ बढ़िया भी है। स्मार्ट क्लासरूम्स होते हैं, मॉडर्न हॉस्टल्स होते हैं, साइंस कंप्यूटर लैब्स होती हैं, अच्छी खासी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़िया होता है। स्पोर्ट कॉम्प्लेक्सेस काफ़ी हाईली प्रोफेशनल मिलते हैं। बास्केटबॉल, हॉर्स राइडिंग, हॉकी, क्रिकेट, सब कुछ बहुत प्रोफेशनल तरीके से बच्चों को सिखाया जाता है, क्योंकि हम और आप मतलब समझते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट एक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और बच्चा यहाँ पे फिजिकल, मेंटली हर तरीके से मतलब स्ट्रांग बनता है, तैयार होता है। मॉडर्न मैथ्स, यहाँ पे मैथ्स की व्यवस्था होती है, बच्चा खाना यहाँ पे खाता है टाइम टू टाइम, अच्छे अच्छे जो मेन्यूज होती है वो भी रहती हैं, है ना। मेडिकल फैसिलिटी मिल जाती है, लाइब्रेरी होती है बच्चे के पढ़ने के लिए। एनसीसी एक्टिविटीज काफ़ी बढ़िया होती हैं। बच्चा जो है वो यहाँ पे एनसीसी में ज्वाइन करके परेड्स का हिस्सा बन सकता है। 26 जनवरी की, 15 अगस्त पे जो बड़ी परेड्स होती हैं उसके अंदर भी बच्चे सैनिक और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से एनसीसी करके पास आउट, और वहाँ से उनकी ज्वाइनिंग हो जाती है उसमें भी। तो बहुत सारे ऐसे एडवांटेज हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा हमने देखा कैसा सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। अब मिथ ये है, आप में से कई सारे पेरेंट्स होते हैं जो मिसगाइड हो जाते हैं इस चीज़ को सोच के कि हमारा बच्चा कैसे जा सकता है एक सैनिक या आर्मी स्कूल में, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में, क्योंकि हम तो उस बैकग्राउंड से ही नहीं है, फिर कैसे जा सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको यहाँ समझ में आ गई होगी ये बात कि जो एग्ज़ाम होता है वो सभी के लिए ओपन है, ओपन कंपटीशन है। अब आप सिविलियन है, आप डिफेंस में है, मैटर नहीं करता। आपको फॉर्म फिल कराना है, आपको बच्चे को एग्ज़ाम दिलाना है, प्रिपरेशन करानी है, और तरीके से सारी चीज़ें हो जाती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिविलियन है, आप डिफेंस पर्सनल हैं, दोनों के लिए स्कूल में अपॉर्चुनिटी बच्चों के लिए होती है। रियलिटी यही है। अब देखिए यहाँ पे चूज क्यों करना है आरएमएस, क्यों चूज करना है। अगर आरएमएस चूज कर रहे हैं मतलब डिफेंस बैकग्राउंड है, ट्रेडिशनल मिलिट्री कल्चर देना चाहते हैं बच्चों को। कंपटीशन टफ है, लेकिन हाँ अगर बच्चा पहुंच जाता है इस प्लेटफॉर्म में तो काफी बढ़िया उसको एक समझ लीजिए प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। आगे चल के एनडीए के लिए तैयारी करेगा और अधिकारी बनेगा सेना में, क्योंकि एनडीए बच्चा जो पास आउट करता है वो सीधा आपका लेफ्टिनेंट से मतलब इनरोल होता है। यही चीज यहाँ सैनिक में भी है, दोनों का गोल कॉमन ही है। बस यहाँ पे बच्चे के पास थोड़ा सा जो होता है ना कि मौके थोड़े ज्यादा हो जाते हैं, यहाँ पे इतना अंतर है। बाकी हम आपके लिए क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो हमारा सिलेक्शन रेट काफ़ी हाई रहा है, तो आप हम पे भरोसा कर सकते हैं। अपने बच्चे के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तैयारी कराने का, ऑफलाइन मोड पे हो चाहे ऑनलाइन मोड पे हो, हम दोनों ही मोड्स पे बेहतर तरीके से बच्चों को तैयार कर रहे हैं, और लगातार कई सालों से सिलेक्शंस दे रहे हैं। पिछले 10 सालों में 1000 से भी ज़्यादा बच्चों को सिलेक्ट करा चुके हैं ऑलरेडी। और इस साल भी आप देखिए 100+ सिलेक्शन हमारे सैनिक में है। 17 सिलेक्शन हमारे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में है, जिसमें से 4 ऐसी लड़कियां, 4 बच्चियां ऐसी हमारी सिलेक्टेड, जो कि पूरे भारत में 20 लड़कियों में से 4 हमारे संस्थान से ही सिलेक्ट हुए हैं।
तो ये सारी चीज़ों को देख के हम कह सकते हैं आप हम पे भरोसा कर सकते हैं और हिस्सा बना सकते हैं हम अपने बच्चे को हमारे कोचिंग का तैयारी के लिए। बाकी हमारे कुछ कोर्सेस हैं, नवोदय कोर्स है, ये हमारा आरंभ कोर्स है। आरंभ कोर्स जो है वो सैनिक और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का ऑनलाइन कोर्स है। तो अगर आप कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं और आप ऑनलाइन तैयारी कराना चाहते हैं तो ये अभी तक का हमारा सबसे बेस्ट कोर्स है। ये क्लास 6 के लिए है। सेम ऐसे ही कोर्स क्लास 9 के लिए भी है जिसका नाम आवेग है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ बढ़िया जानकारी मिली हो तो आगे इसको फॉरवर्ड जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।